गुजरात मॉडल अगर डगमगाने लगे तो सबसे पहले किसकी राजनीतिक जमीन डगमगाएगी? अगर बीजेपी और संघ की प्रयोगशाला के तौर पर बने उत्तर प्रदेश के भीतर से अगर सियासी चुनौती दिल्ली को मिलने लगे तो किसकी राजनीतिक जमीन डगमगाएगी, यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस दौर में अब रायसीना हिल्स या नॉर्थ साउथ ब्लॉक का जिक्र नहीं है। अब तो सेवा तीर्थ का जिक्र है, अब तो कर्तव्य पथ और लोक कल्याण मार्ग का जिक्र है। लेकिन यह पहली बार ऐसी परिस्थिति है जहां पर देश के भीतर और देश के बाहर दोनों जगहों पर प्रधानमंत्री की साख उस राजनीतिक जमीन को ही हिलाने लग गई है जिस जमीन पर वह अपनी उसी साख के आसरे खड़े थे, जो साख इस वक्त सब कुछ खत्म करने पर आमादा है। यहां पर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल गुजरात मॉडल का है और लखनऊ से मिलने वाली चुनौती का है। दोनों जगहों पर 2027 में चुनाव होने हैं। शुरुआती महीनों में उत्तर प्रदेश और बरस के आखिरी महीनों में गुजरात, यानी 2027 में दोनों जगहों पर चुनाव होने हैं। लेकिन जो मुद्दे उछल रहे हैं या जिन मुद्दों के आसरे इस वक्त मोदी शाह को चुनौती मिल रही है वो हैरान करने वाली है, क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बाखूबी परिस्थिति को जान गए कि अगर जो स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश के भीतर है उसके आसरे अगर दिल्ली को राहुल गांधी ने ना घेरा होता तो पता नहीं उनकी कुर्सी चुनाव से पहले कब कैसे किस रूप में चली गई या चली जाती या चली जाएगी, इसका अंदेशा उन्हें हो चला है। वो यूं ही शंकराचार्य से नहीं टकराए, वो यूं ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा के भीतर कानून व्यवस्था का मसला जिक्र नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने आज यूं ही नहीं कह दिया कि दिल्ली गैस चैंबर है। यह जिक्र तो राहुल गांधी कर रहे थे लगातार, पार्लियामेंट के भीतर भी और बाहर भी। एक बार पार्लियामेंट को इस पे सोचना तो चाहिए, नहीं सोचा गया तो आज योगी आदित्यनाथ ने ही कह दिया दिल्ली में जाइएगा तो आंखें जलने लगेंगी, बड़े बुजुर्गों की मुश्किल हालात होगी। और यह गैस चैंबर में तब्दील हो गया है तो फिर इससे पहले सोनिया गांधी ने कहा था गैस चैंबर हो गया है, बड़े बुजुर्गों का सरकार ख्याल तो रखे। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, यहां की मुख्यमंत्री गाहे बगाहे दावा करती रहती है अब प्रदूषण खत्म, कल प्रदूषण खत्म, और इन सब के बीच पर्यावरण मंत्री यह कहने से चूकते नहीं है कि दरअसल इसमें अरावली पहाड़ी भूल जाइए, इन सब का कोई मतलब नहीं है, वो तो पुरानी सरकारें थी जिसके गड्ढों को हम भर रहे हैं और इसीलिए यह प्रदूषण है। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कलई खोल दी, लेकिन कलई खोलने के बाद ऐसे मुद्दे को उठा दिया जिस पर बीजेपी खामोश, संघ परिवार खामोश। लेकिन कांग्रेस खुलकर कहती है, राहुल गांधी खुलकर कहते हैं, तो यह झटका दोहरा है। और इस परिस्थिति में दोहरे झटके के साथ एक नई परिस्थिति भी बन पड़ी है, जहां पर राहुल गांधी ने लगातार जो ट्रेड डील पर कह रहे थे और कहते कहते कल जब वह कपास के किसानों तक पहुंच गए और आज उन्होंने 5 सवालों को खड़ा कर दिया, तो अगला सवाल यही था कि आखिर यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें बीजेपी के नेता ही नहीं, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और खुद गृह मंत्री भी अब यह बताने समझाने निकल पड़े हैं कि किसानों पर कोई आंच आने नहीं दी जाएगी। लेकिन जो डील हुई है उसकी हकीकत हमने आपसे कल भी जिक्र किया था, किस तरीके से भारत के किसान, वह भी कपास उगाने वाले किसान, बचेंगे या नहीं बचेंगे, अब इसका फैसला सरकार को करना है। अगर किसानों को बचाना है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर एक्सपोर्ट के आसरे चलना है तो फिर भारत के कपास किसानों के सामने अपने कपास को बेचने का कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। ना भारत की इंडस्ट्री खरीदेगी और ना ही सबसे ज्यादा कपास जो अभी तक बांग्लादेश लेता है वो तो बोल चुका है कि नहीं लेंगे। आप सोच जरूर रहे होंगे ये कपास का मसला है क्या, और क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई कि राहुल गांधी ने अगर इस डील का जिक्र ना किया होता तो उत्तर प्रदेश पर नजर दिल्ली की बड़ी पैनी है, क्योंकि लगातार 2017 के बाद से
आंकड़े योगी के सत्ता में राजनीतिक तौर पर ऊपर गए नहीं है, वो लगातार नीचे आए हैं। तो 2027 के खेल में कोई गैम्बल दिल्ली खेलना नहीं चाहती है। वो क्लियर कट अपने तौर पर एक निर्णय चाहती है, लेकिन उसकी कुंजी वह योगी आदित्यनाथ के हाथ में नहीं देना चाहती है। यह सब क्यों हो रहा है, कैसे हो गया? हमें लगता है आज इसकी एक एक कड़ियों को खोलने की जरूरत है। कैसे खुलेगी यह कड़ी, तो एक हिंट आपको दे देते हैं। कपास किसान अगर इस देश में खड़ा हो गया तो गुजरात की राजनीतिक सत्ता बीजेपी के हाथों से खिसक जाएगी, जिसका चुनाव दिसंबर 2027 में होना है। इस देश के कपास किसानों में 27% कपास सिर्फ गुजरात में होता है, वह भी कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में। और आसानी से समझे तो 50 से ज्यादा विधानसभा की सीटों के दायरे में कपास के किसान ही तय करते हैं कौन जीतेगा। और 50 से ज्यादा की इन सीटों पर 95% सीटों पर जीत बीजेपी को मिलती है तो वो डगमगा जाएगी। इसके और अंदरूनी हिस्से में जाए उससे पहले एक क्षण के लिए हमें लगता है उत्तर प्रदेश की नब्ज को पहले पकड़ लीजिए। योगी आदित्यनाथ जिक्र तो गोरखपुर में इंडस्ट्री का कर रहे थे, सफाई का जिक्र होते होते उनके जहन में जरूर कौंध रहा होगा स्वच्छता का अभियान तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही बनाया। और प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति इस वक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर फंस चुकी है। बीजेपी के भीतर हड़कंप है, दूसरे नंबर पर कौन खड़ा है इसको लेकर चिंतन मनन भी है और फुसफुसाहट भी है। अमित शाह भी सोच रहे हैं कि वाकई वही संभाल सकते हैं इस देश को अगर स्थितियां कहीं बिगड़ गई तो। और पता नहीं कल एप्स्टीन फाइल में किसका नाम कैसे कौन सी तस्वीर के जरिए उभर जाए तब क्या होगा। तो यह अचानक जुबान से फिसला हुआ शब्द नहीं है, यह उस सोच और समझ के साथ है कि कहां खड़े होना है, कैसे खड़े होना है और खुद को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कैसे रखना है। योगी आदित्यनाथ के ये बोल दिल्ली के सामने उस चुनौती भरे कटघरे को खड़ा कर गए जिसकी कल्पना इससे पहले किसी ने नहीं की होगी। देख रहे हो क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी टैक्स में 400 से ऊपर दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। असल में योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर अखिलेश यादव उन्हें चुनौती दे रहे हैं। वो बाखूबी जानते हैं कि उनका अपना चुनावी ट्रैक बहुत कमजोर है। वो इस हकीकत को जानते हैं कि 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी। उस वक्त दिल्ली नहीं चाहती थी योगी आदित्यनाथ बने, वह जिसे चाहते थे वो नहीं बन पाए और संघ योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना गया। तो 312 सीटों से उनकी अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी की शुरुआत होती है तकरीबन 40% वोट के साथ। और 2017 में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 47 सीटें मिली थी। 21-22% वोट हुआ करते थे उस वक्त। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनाव 2022 में हुए तो 312 से खिसक कर 255 सीट पर फिसल गए। परसेंट ऑफ वोट जरूर 2% बढ़ गया, लेकिन सीटें एक झटके में 60 सीटें कम हो गई, बड़ी बात थी। और दूसरी तरफ 60 सीटें समाजवादी पार्टी की बढ़ गई और वो 47 से 111 पर पहुंच गई। उसके वोट परसेंटेज में लगभग 10% का इजाफा हो गया, 21-22% से वो 32% पर पहुंच गई। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप लोकसभा चुनाव को भी परख लेंगे तो 2019 में जब नए नए मुख्यमंत्री अखिलेश को हटाकर योगी आदित्यनाथ बने थे तो बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे तले 62 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश में 80 में से।
और लगभग 50% वोट मिले थे, 49.98%। यह भी एक इतिहास है। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी, 18% वोट मिले थे। लेकिन पिछले चुनाव में 2024 में जब बात आई तो वहां पर बीजेपी खिसक कर 33 सीटों पर आ गई, 33। पूरे एनडीए गठबंधन को 36 सीट मिली। परसेंटेज ऑफ वोट 41% बीजेपी का, एनडीए का 43%। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो 5 सीटों पर थी वो 37 सीटों पर पहुंच गई। 33% वोट मिले, जो अपने आप में एक हिस्टोरिक परिस्थिति थी। और इंडिया गठबंधन को 43 सीट मिली। अब सवाल है कि अगर आप विधानसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर चल रहे हैं तो कोई भी कह सकता है कि यह स्थिति दिल्ली को पसंद नहीं आएगी कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए। और दिल्ली इसका प्रयास लगातार कर भी रही है, इससे पहले कर भी रही थी। वो तो भला हो कि इस दौर में ट्रेड डील का मामला प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक साख को फंसा गया, जिसके दायरे में गुजरात आ गया। और जिस तर्ज पर एप्स्टीन फाइल का जिक्र हुआ, उसमें अगला सवाल यह भी है, क्या वाकई आने वाले दस्तावेजों में नाम नहीं होगा क्या? और अगर होगा तो फिर क्या होगा? खामोशी बीजेपी और संघ दोनों के भीतर जरूर है, लेकिन हर कोई इस हकीकत को तो जान रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो जो चीजें हो रही है और देश के भीतर इस बार संसद के भीतर भी जो कुछ हुआ, उसने मौजूदा मोदी सत्ता और मोदी सत्ता के इर्द गिर्द जो ताकतवर लोग हैं उनकी पूरी राजनीतिक जमीन को ही हिलाकर रख दिया है। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए स्वच्छता मिशन के काउंटर में और दिल्ली की परिस्थितियों को लेकर दिल्ली की हवा में जहर है इसका जिक्र कर दिया? और क्या इसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक झटके में राजनीतिक तौर पर शंकराचार्य खड़े हो गए? और शंकराचार्य के पीछे कौन ऑक्सीजन के तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर काम कर रहा था या काम कर रहा है? यह सवाल अब इसलिए बड़ा है क्योंकि पहली बार उन तमाम बातों का जिक्र है जो बीते कम से कम कह सकते हैं 8-9 वर्षों से तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दबी हुई थी। विधानसभा के भीतर योगी आदित्यनाथ जब खड़े होकर कहते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं, तो जवाब शंकराचार्य देते हैं, ठीक कहा आपने, कानून से ऊपर कोई नहीं। लेकिन आप मुख्यमंत्री बनते हैं और अपने ऊपर लगे मुकदमों को आप हटा देते हैं, तो क्या आप कानून से ऊपर हो गए थे? सुन तो लेना चाहिए दोनों की बातों को। और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। नजीर है आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात है। और 40 से ज्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। एक ऐसा कानून का पालन है कि जो अभियोग आपके ऊपर लगाया है उसको न्यायालय में आप जाकर के सामना नहीं करते हैं, बल्कि वो सब अभियोग अपने ऊपर से हटवा लेते हैं। ये क्या कानून में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर बैठ जाएगा तो उसके ऊपर से सारे मुकदमे हटा लिए जाएंगे, वो अपराधी नहीं रह जाएगा? आप कह सकते हैं यह कल्पना तो बीजेपी और संघ परिवार ने इससे पहले कभी की ही नहीं होगी। जिस राज्य के भीतर की राजनीति 80-20 का खेल खेल रही हो और इस देश के भीतर हिंदू और मुसलमान शब्द राजनीतिक तौर पर सबसे बड़े हथियार के तौर पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, वह भी सत्ताधारी बीजेपी के लिए वो हथियार के तौर पर इस देश में राजनीति को छलनी लगातार कर रही हो, उन परिस्थितियों के भीतर उत्तर प्रदेश में हिंदू वर्सेस हिंदू, यानी एक योगी और दूसरी तरफ शंकराचार्य, दोनों ने गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है और यह लड़ाई इस रूप में उभर कर सामने आएगी। तो क्या इस लड़ाई के पीछे दिल्ली की गद्दी है? क्या इस लड़ाई के साथ दूसरे नंबर पर कौन है जो आने वाले वक्त में नंबर 1 हो सकता है? क्या उस लड़ाई को तूल देना है? ये बातें इस दौर में इसलिए भी महसूस की जा सकती है क्योंकि सिर्फ यहीं तक ये बात नहीं रुकती ठहरती है। आपको एक क्षण के लिए कोट द्वार भी याद आना चाहिए, जहां मोहम्मद दीपक कैसे खड़ा हो गया।
यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें राजनीति विचारधारा, धर्म, जाति समीकरण वो तभी तक साधती है जब तक उसकी राजनीतिक सत्ता पर पहुंचने के लिए वो सीढ़ियों का काम करे। और सीढ़ियां अगर ध्वस्त होती दिखाई देती है तो आपस में ऐसी परिस्थिति खड़ी करके एक ऐसा वातावरण बनाया जाता है जिसमें किसी को समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है, और जो मौजूद है उसमें कानून का जिक्र कर दिया जाए। तो कानून का जिक्र तो वही सत्ता करती है जिसके हाथ में कानून होता है। कानून सबके लिए बराबर तो हो नहीं पाता इस देश के भीतर। राजनीतिक सत्ता को कुछ विशेषाधिकार नहीं, सारे विशेषाधिकार हैं, क्योंकि संविधान की शपथ लेकर सत्ता वही संभालती है। यह सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में शंकराचार्य को लेकर भी उभरा, और शंकराचार्य ने गेरुआ वस्त्र पहने योगी आदित्यनाथ को लेकर बिस्ट जिक्र करते हुए जवाब भी दे दिया। इन्हीं बातों का जिक्र अब अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। लेकिन एक क्षण के लिए जरा इस परिस्थिति को और आगे बढ़ाइए और अब समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर दिल्ली गैस चैंबर है, इसका जिक्र राहुल गांधी करते रहे। परिस्थितियां नाजुक है, इसका जिक्र सोनिया गांधी करती रही। उसी अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, और उस दौर में भारत के किसानों का जिक्र कोई दूसरा शख्स नहीं, राहुल गांधी इस वक्त उस ट्रेड डील के जरिए कर रहे हैं जिस ट्रेड डील पर जवाब देने के बदले राहुल गांधी को हर कोई निशाने पर लेने पर आमादा है। और देश के भीतर ही नहीं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सवाल बड़े हो गए हैं कि भारत जिस संप्रभुता का जिक्र करता था, जिस ऑटोनॉमी का जिक्र करता था, क्या अमेरिकी डील के बाद अब वो कोई मायने नहीं रखते हैं? यह शायद हतप्रत करने वाली स्थिति है कि भारत के सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी गूंजने लगे हैं। एक सवाल पूछा गया विदेश मंत्री म्यूनिख में, जर्मनी के मंत्री भी मौजूद थे, और यह सवाल आया कि जब आप जिक्र ऑटोनॉमी और संप्रभुता का करते हैं तो फिर जिस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जिक्र आप तेल खरीदने को लेकर इससे पहले किया करते थे, जब यह सवाल यूरोप के भीतर भी उठा था कि भारत उस देश से तेल क्यों खरीद रहा है जो देश युद्धरत है और जिसने यूक्रेन पर अटैक किया हुआ है, हमला किया हुआ है, तब जयशंकर का जवाब था हम अपने देश का हित, यहां के लोगों का हित हमारे लिए प्रमुख है और यह एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत चीजें चलती हैं। और वो परिस्थिति धीरे धीरे होते होते कल जब यह सवाल पूछा गया जयशंकर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनियां निर्णय लेंगी कि उन्हें किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है। यानी एक झटके में भारत सरकार जो कल तक ऑयल को लेकर निर्णय लेती थी, अब वो प्राइवेट कंपनियां निर्णय लेंगी। और एक झटके में जो भारत के नागरिकों का हित का जिक्र होता था, अब वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता का जिक्र करते हुए जयशंकर जिन बात का जिक्र कर गए, उसका महत्व यह नहीं है कि वो एक झटके में कैसे बदले हैं। इसका मैसेज यह है कि अब भारत के भीतर की अमेरिकी ट्रेड डील अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सवालों को खड़ा कर रही है, और मौजूदा प्रधानमंत्री की ताकत जो चुनावी जीत के साथ उनको मिलती रही, वह भी सवालों के घेरे में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब उभरने लगी है। One of your themes has been strategic autonomy. Following the recent agreement with the US, the trade agreement where you are now forced to wean Russia off of wean India off of Russian oil, does that not impact your strategic autonomy? Because that's how you were explaining it in the past. No, look, I think one, we are very much wedded to strategic autonomy because it's very much a part of our history and our evolution. And it's. But can you exercise the strategic autonomy today as much as you want? No, well, we do, and we've always done. I think it's something which is very deep, and it's something which cuts across the political spectrum as well. Where the energy issues are concerned, look, this is today a complex market. I think
oil companies in India as in Europe, as probably in other parts of the world, look at availability, look at costs, look at risks, and take the decisions that they feel is in their best interest. So I would say, and we have a position which you know on that. So I don't want to rehash the polemics of that. सरकार की मुश्किल यह है कि वो सोचती है कि वो जो कह रही है इस देश में हर कोई मान लेगा। कच्चा तेल भारत में नहीं होता है, 80% से ज्यादा तेल भारत आयात करता है। यहां उसको रिफाइन किया जाता है और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट किया जाता है। यह परंपरा आज की नहीं है, शुरू से है। लेकिन क्या इसी फार्मूले को भारत के किसानों के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिसका जिक्र इस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर हो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो, सभी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल यह तो पुरानी परिस्थिति रही है। तो क्या भारत के भीतर होने वाला कपास अब अमेरिका से आएगा? यानी यहां के किसान अपने कपास को अपनी ही इंडस्ट्री को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर अमेरिका से कपास नहीं आएगा तो भारत जो एक्सपोर्ट करेगा सामान टेक्सटाइल के क्षेत्र में, तो 18% टैरिफ लग जाएगा। और अगर अमेरिका से सामान ले लेगा तो फिर 0% टैरिफ रहेगा, क्योंकि उसने कच्चा माल वहां से लिया है, वो भी 0% पे। अब इसका असर जिस बाजार और जिस राजनीति पे पड़ना है, इसकी कल्पना बीजेपी ने की नहीं थी कि ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, क्योंकि हर कोई जानता है इस देश में 2 ही सबसे बड़े राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा कपास होता है। गुजरात में 27% और महाराष्ट्र में 25%, यानी लगभग 52% इस देश का कपास सिर्फ इन्हीं 2 राज्यों में होता है। और इन्हीं 2 राज्यों में बीजेपी की सत्ता है, और उसमें गुजरात तो एक गुजरात मॉडल के साथ और संघ की प्रयोगशाला के तौर पर मौजूद है। अब अगर कपास किसानों पर बात आ जाती है और उनके कपास को खरीदने के लिए यहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री चूक जाती है या फिर अपने मुनाफे के लिए वो नहीं उस दिशा में जाती है, तो फिर इंडस्ट्री डूब जाएगी। और अगर कपास किसान डूबेगा तो क्या होगा? गुजरात में सबसे ज्यादा कपास सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में होता है। कच्छ में 6 विधानसभा की सीटें हैं, 6 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। सौराष्ट्र के 11 जिले आते हैं सौराष्ट्र के भीतर, जिसमें अमरेली है, भावनगर है, बरोड़ है, जामनगर है, द्वारका है, सोमनाथ है, जूनागढ़ है, मोरबी है, पोरबंदर है, राजकोट है, सुरेंद्रनगर है। और इन तमाम जगहों पर अगर सौराष्ट्र में देखिएगा तो 48 विधानसभा की सीटें आती हैं। उन 48 में से 40 सीटों पर बीजेपी का विजय, यानी कच्छ और सौराष्ट्र को मिला दीजिए तो 54 विधानसभा की सीटों में से 46 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। और अगर कपास का किसान तय कर लिया कि सरकार की नीतियां उसके खिलाफ है, तो झटका भयानक लगेगा। यानी एक झटके में पूरा गुजरात मॉडल धराशायी हो जाएगा। चुनाव नवंबर दिसंबर 2027 यानी अगले बरस ही है। और उधर महाराष्ट्र में भी विदर्भ और मराठवाड़ा का इलाका, वहां पर सबसे ज्यादा कपास होता है। और विदर्भ और मराठवाड़ा की स्थिति देखें तो विदर्भ में 62 में से 38 सीट बीजेपी जीती। उसकी सहयोगियों ने, शिवसेना और एनसीपी ने 4 और 6 यानी कुल मिला के 62 में से 48 सीट बीजेपी प्लस के पास है। मराठवाड़ा की भी यही स्थिति है। मराठवाड़ा में 46 सीटें, जिसमें से 40 सीट एनडीए के पास। यानी एक झटके में किसानों का मुद्दा, वह भी टेक्सटाइल, और दूसरी तरफ कपास किसान, महाराष्ट्र की राजनीति और उससे पहले तो गुजरात की राजनीति को डामाडोल कर देंगे। और शायद यही वजह है कि अब दिल्ली का कर्तव्य पथ हो या फिर सेवा तीर्थ ही क्यों ना हो, हर जगह के भीतर की धड़कन कैसे बढ़ रही है और सबसे कमजोर पिच पर क्यों इस वक्त मोदी शाह की जोड़ी खड़ी है। खुद अमित शाह आज गुजरात में थे और वो जिक्र करने लगे इसी डील का, उन्हीं किसानों का, उसी कपास किसानों का, उन्हीं को मिलने वाले लाभ का और प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व शैली का, वह भी गुजरात में।
क्यों जरूरत पड़ गई? मैं आज इस मंच से देश के किसानों को कहने आया हूं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए एफटीए और अमेरिकन ट्रेड डील, ये दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी इस हकीकत को जान गई है कि दरअसल इस बार हरियाणा और पंजाब के किसानों का जिक्र नहीं है, जिन्होंने आंदोलन किया। सरकार ने 3 कानून वापस ले लिए, लेकिन इस बार तो जिक्र इंटरनेशनल डील का है और भारत के भीतर एग्रीकल्चर के क्षेत्र को अमेरिकी प्रोडक्ट्स को लेकर खोलने का निर्णय है। आपने 3 कानून बनाए, उसको आपने वापस ले लिया, माफी मांग ली, लेकिन आप ट्रेड डील को उस लिहाज से वापस नहीं कर सकते हैं। उसकी पूरी कमान तो अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ में है, जिन्हें तय करना है। क्योंकि जब आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जिक्र कर रहे थे तो आपने यह भी समझा, आप रूस से तेल नहीं लेंगे, अब आप वेनेजुएला से तेल लेंगे, तो ऑटोनॉमी तो गायब हो गई, संप्रभुता तो गायब हो गई। आप चाबहार में नहीं रहेंगे, आप ईरान से तेल नहीं लेंगे, ऑटोनॉमी गायब हो गई। ये परिस्थितियां इस वक्त सरकार को चारों तरफ से घेर चुकी है और इन परिस्थितियों के बीच राहुल गांधी ने आज 5 सवाल जो उठाए वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मसला सिर्फ कपास के किसानों तक सीमित नहीं है, वो तो इस देश के भीतर पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर है। क्योंकि डीडीजी इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, यानी मवेशियों को जो जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलरी ग्रेन खिलाए जाएंगे क्या, तो इससे हमारे यहां जो दूध उत्पादन की जो पूरी प्रणाली है वो कृषि उद्योग अमेरिका पर निर्भर हो जाएगी। जो जीएम सोयाबीन का तेल भारत में आएगा, जो सोया तेल का जिक्र हो रहा है, तो क्या यहां पर जो सोयाबीन उगाने वाले किसान हैं वो खत्म हो जाएंगे और उसका असर तो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा सोयाबीन उगाया जाता है, वहां के किसानों पर पड़ेगा। और फिर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एडिशनल प्रोडक्ट का जो जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें आप जिक्र क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि दूसरी फसल और दाल भी शामिल है। होते होते बात यहां तक आ रही है कि भारत के भीतर जो अनाज किसान उपजाता है, जिसके लिए मंडी बनाई गई है और भारत सरकार उस अनाज को प्रिक्योर करती है, उसके बाद जो गरीब कल्याण योजना है उसमें जो अनाज बांटा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो अनाज एक्सपोर्ट होता है, एक झटके में सारे शटर गिर जाएंगे। इन सवालों का जवाब सरकार नहीं दे रही है। वो राजनीतिक तौर पर अपनी जमीन को बचाने की मशक्कत कर तो रही है, लेकिन नया सवाल यही है, अगर शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ लड़ सकते हैं तो फिर हिंदू महासभा से निकले योगी आदित्यनाथ और संघ के स्वयंसेवक रहे नरेंद्र मोदी क्यों नहीं लड़ सकते हैं। और सवाल यह भी है, अगर गुजरात मॉडल इस देश और दुनिया के सामने राजनीतिक लाभ और अंतर्राष्ट्रीय छवि को बरकरार रखने का हो सकता है, तो गुजरात का किसान अगर कपास को लेकर खड़ा हो गया तो वह छवि ढहढहा क्यों नहीं सकती है।